बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल स्टडी विद टीम बनारस में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फरवरी 2016 में सीटेट का जो एग्जाम हुआ था उसके कुछ टॉप 15 इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विसाइट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। अगर आपको कोई भाषा सीखना है तो इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा प्री रिक्विसाइट है, या मतलब ऐसा कौन सी जो पूर्व आवश्यकता है कि जिसका होना अनिवार्य है। तो आपके ऑप्शंस हैं लिस्ट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लैंग्वेज टू बी लर्नड, कि आपको अगर कोई भी भाषा सीखनी है तो उसके क्या उद्देश्य हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसकी आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। सेकंड कह रहा है कि प्रोवाइडिंग अ गुड टेक्स्ट बुक टू चिल्ड्रन टू लर्न द लैंग्वेज, कि आपके पास क्या होना चाहिए कि जो आपके बच्चे हैं तो उनको अगर भाषा सिखानी है तो आपको एक बहुत अच्छी किताब देनी चाहिए उनको। थर्ड कह रहा है कि यूजिंग स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच वाइल टीचिंग, कि आपको किसी भी बच्चे को स्ट्रक्चरल और सिचुएशनल अप्रोच अपनाकर उसको पढ़ाना है। फोर्थ कह रहा है कि चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न द लैंग्वेज। तो देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, वो ही सही हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे सही होगा। देखिए, आप अगर ज़िंदगी में कोई भी काम करने जाते हैं तो उसके पहले आपके मन में ख्याल आता है कि हाँ ये मुझे काम करना है, या मुझे मान लीजिए आप इंग्लिश सीखने जाते हैं या तो आप स्पेनिश भाषा अगर सीखने जाते हैं तो आपके मन में विचार आता है। प्लस और क्या दूसरा फैक्टर मेन रोल प्ले करता है, तो वो होता है मोटिवेशन। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे में मोटिवेशन ही नहीं रहेगा दूसरी भाषा को सीखने का तो वो कैसे किसी भाषा को सीख पाएगा। तो यही एक इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विसाइट होती है, मतलब कि पूर्व आवश्यकता होती है, जिसके कारण कि बच्चा दूसरी लैंग्वेज को इंटरेक्ट करता है या दूसरी लैंग्वेज लर्निंग को सीखता है। मतलब कि बच्चे में मोटिवेशन का होना, अभिप्रेरणा का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड टू डिस्क्राइब देयर बेस्ट फ्रेंड। शी राइट्स द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज ऑन द ब्लैक बोर्ड। एट लास्ट she states that all these describing words on the blackboard are adjectives. This is, देखिए एक टीचर होती है तो क्लास में पढ़ाना चाहती है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव माने कि विशेषण। ठीक, तो वो सोचती है कि ऐसे में खाली बस बच्चों को अगर परिभाषा या डेफिनेशन बता दूंगी तो वो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। तो वो बच्चों से क्या कहती है कि आप अपनी अपनी जो आपके बेस्ट फ्रेंड है ना उनके बारे में अच्छी अच्छी बात जाके ब्लैक बोर्ड पे लिख के आइए, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड ये है, मेरी बेस्ट फ्रेंड बहुत अच्छी है, ऐसी है वैसी है, तो क्या इस तरीके से उसकी विशेषता ही तो बता रहे हैं। इस तरीके से मैम एडजेक्टिव भी समझा देंगे बच्चों को और बच्चे आसानी से सीख भी जाएंगे। तो इस तरीके से मैम क्या चल रही है, एग्जाम्पल टू रूल चल रही है, मतलब कि पहले उदाहरण प्रस्तुत करवा रही है और उसके बाद बच्चों को रूल या फिर उस एडजेक्टिव या विशेषण की डेफिनेशन मैम बताएंगी। तो इस तरीके से ये जो अप्रोच होती है ना क्लास थर्ड, मतलब कि ये प्राइमरी लेवल पे बेस्ट होती है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको कहते हैं इंडक्टिव मेथड, आगमनात्मक विधि या आगमन विधि। इसमें क्या होता है कि मैम या टीचर वो क्या करते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे मैम करवा रही है ना ब्लैक बोर्ड पर जाके अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में कोई भी क्वालिटी बताओ, तो मैम बच्चों को बताती है कि ब्लैक बोर्ड पर जो कुछ भी लिखोगे फिर मैम सर्कल करते जाएंगे। तो मैम अगर बोलेंगे कि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अगर कोई बच्चा अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिख रहा है कि माई फ्रेंड रीता इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो मैम ब्यूटीफुल को सर्कल कर देंगे, देखो बेटा ये है एडजेक्टिव। तो इस तरीके से मैम क्या कर रही हैं, इंडक्टिव मेथड को यूज़ कर रही हैं, मतलब कि पहले बच्चों को एग्जाम्पल दे रही हैं, उसके बाद उसको रूल बताएंगी कि मतलब देखो इसकी जो एडजेक्टिव इसकी डेफिनेशन ये होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ टोन इज, देखिए अगर आप कोई बात बोल रहे हैं, कभी किसी बात को बहुत ऊंचा पिच पे बोलते हैं, कभी किसी बात को बहुत नीचे पिच पे बोलते हैं ना, तो ये जब उतार और चढ़ाव होता है आपके बोलने की टोन में या आपकी स्पीच में, या तो फिर आपने मोदी जी का भाषण तो सुना ही होगा, उसमें कभी कभी वो बहुत दहाड़ के बोलते हैं, है ना, तो वो उसको कहते हैं उनके टोन का राइज हो रहा है, मतलब कि उनका टोन ऊपर जा रहा है। और फॉल मतलब कभी बहुत धीरे ऐसे करके बोलते हैं। एक जंगल में एक शेर रहता था, ऐसे मैम बोलती है ना, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, ऐसे फिर बोलती हैं। तो ये राइज एंड फॉल है, आपके बोलने के तरीके का उतार और चढ़ाव है आवाज़ का, तो इसको कहते हैं इंटोनेशन। क्या कहते हैं इसको, इंटोनेशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग क्या होता है कि आप अपनी जो हाव भाव, अपने एक्सप्रेशंस और अपनी बॉडी लैंग्वेज से आप किसी भी व्यक्ति को, सामने बैठे व्यक्ति को कोई एक स्टोरी बता रहे हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं स्टोरी टेलिंग। ठीक है, और स्टोरी टेलिंग में क्या होता है ना कि जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो सुनते सुनते बिल्कुल लगता है कि उस दुनिया में पहुंच गया है। अगर कोई बहुत अच्छा स्टोरी टेलिंग करता हो ना तो उसके सामने आप बैठ के देखिएगा, आपको खुद महसूस होगा कि आप उसके सामने बैठ के लगता है कि उस दुनिया में चले गए जो वो स्टोरी बता रही है या बता रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाए स्टोरी टेलिंग से क्या आपके स्किल्स इंप्रूव होते हैं या
कौन से आपके जो स्किल्स है इंक्रीज होते हैं या बढ़ते हैं। तो LSRW आपको पता होगा, LSR&W, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये चारों ही स्किल्स आपके क्या होते हैं, इसमें जो स्टोरी टेलिंग है बढ़ते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये स्टोरी टेलिंग है, तो जब आपके चारों भाषा के कौशल या चारों लैंग्वेज के स्किल्स बढ़ते हैं तो ये क्या हो गया, ये होल लैंग्वेज अप्रोच हो गया ना, मतलब होल मतलब कि पूर्ण या संपूर्ण। तो ये इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि LSRW चारों भाषाएं की कौशल है, ये चार होती ही हैं और इनके अलावा नहीं होती हैं। तो जब ये पूरे संपूर्ण बढ़ रहे हैं स्टोरी टेलिंग के थ्रू, तो ये होल लैंग्वेज हो गया ना, होल लैंग्वेज माने कि पूरा, ठीक है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है कि डिक्टेशन डज नॉट हेल्प लर्नर्स टू। डिक्टेशन माने होता है श्रुत लेख, जैसे मैम बोलती है ना, बच्चों चलो अपनी कॉपी निकालो लिखो, छोटे छोटे क्लासेस में होता था, आपने भी किया ही होगा बचपन में। तो मैम कुछ भी आलेख या सुलेख बोलती थी तो आपको उनको बस सुनकर लिखना होता था, ठीक है। तो उसमें क्या हेल्प नहीं करता है लर्नर्स को। तो देखिए, लिखने वाला अगर काम कोई हो रहा है राइटिंग का, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव नहीं होगी। अगर आपको मैम पढ़ाने के लिए बोलती या पढ़ने के लिए बोलती तब तो आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव होती ना। तो यहाँ पे डज नॉट है, ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंप्रूव देयर रीडिंग स्किल। मतलब कि जो डिक्टेशन होता है, श्रुत लेख होता है, उससे किसी भी बच्चे की रीडिंग स्किल या पढ़ने की स्किल या पठन कौशल का क्या होता है, इंक्रीमेंट या विस्तार नहीं होता है या बढ़ता नहीं है, ठीक है। बाकी की ये जो तीनों फैक्टर्स हैं ये तीनों बढ़ते हैं, जैसे कि उनकी जो स्पेलिंग होती है, अगर मैम कोई इंग्लिश में बोल रही है डिक्टेशन, तो जो बच्चे स्पेलिंग लिखते हैं ना, तो उसमें इंप्रूवमेंट आता है। सेकंड कह रहा है कि इनहेंस देयर लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब बच्चे आसानी से मतलब अच्छे से ध्यान लगा के सुनेंगे तभी तो लिखेंगे ना, बिना सुने तो लिख नहीं सकता कोई, तो ये भी इंप्रूव होता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इंक्रीज देयर कंसंट्रेशन। देखिए, एकाग्रता से बच्चे सुनेंगे तब जाके लिखेंगे, तो इस तरीके से कंसंट्रेशन भी डेवलप हो रही है। तो आपकी जो ऑप्शन नंबर 1 है यही डेवलप नहीं होती है। रीडिंग स्किल तो ऑब्वियस सी बात है कि लिखने की कोई चीज़ है तो उसमें रीडिंग स्किल थोड़ी ना डेवलप होगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एन इंग्लिश टीचर आफ्टर कंप्लीटिंग अ चैप्टर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक आस्क्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टेक्स्ट टू। देखिए, एक मैम है या इंग्लिश कोई टीचर है, तो वो एक चैप्टर को कंप्लीट करवा रहे हैं, फिर उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों को, ठीक है। तो मतलब मैम बोलती हैं कि ठीक है, ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया आपको, उसके बाद इसके जो आधारित है, इस पर बेस्ड है, वो क्वेश्चंस मैं आपको पूछूंगी। तो अगर मैम ऐसा करवाने की कोशिश करवा रही हैं या कर रही हैं, तो वो क्या इंप्रूव या क्या इंक्रीज करवाने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, नो देयर कॉम्प्रिहेंशन, कि बच्चों को ये चैप्टर कितना समझ में आया या कितना नहीं आया, या क्या बच्चों का लेवल है ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो वो चीज़ मैम जानने की कोशिश कर रही हैं कि बच्चे कितना कॉम्प्रिहेंड कर पाए या कितना समझ पाए, कि जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा दिया तो बच्चे अगर क्वेश्चन का आंसर देने में सक्सेस होते हैं, इसका मतलब बच्चों ने अच्छा कॉम्प्रिहेंड किया, या मतलब बच्चे ने अच्छा इस चीज़ को समझ लिया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। Shreya, a teacher of class 4th, asked the learners to complete the dialogue in the given boxes and then to role play the same using their dialogue she is developing. श्रेया एक टीचर है क्लास 4th की, तो वो एक बॉक्स दे रही है पहले, ठीक है, एक वो बॉक्स दे रही है और इसमें लिख रही है बच्चों आप अपने अपने डायलॉग्स लिखो। मतलब कि बच्चों को पहले रोल प्ले करवाने की कोशिश कर रही है, किसी भी किरदार की भूमिका निभाने की कोशिश करवा रही है। तो आप उन बच्चों को बोलती है श्रेया मैम कि आप इस बॉक्स में अपने अपने जो डायलॉग्स हैं ना उनको लिखते जाओ, ठीक है, लिखते जाओ। तो वो क्या करवाने की कोशिश कर रही है, वो क्या विकसित करवाने की कोशिश कर रही है, शी इज़ डेवलपिंग। तो देखिए, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, वो सभी हो जाएगा, मतलब कि ऑल लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। अगर आप किसी भी किरदार की भूमिका प्ले कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी कोई भी रोल प्ले करते हैं, तो आपको बस यही टिक करना होता है कि रोल प्ले अगर जहाँ आया तो आपकी लैंग्वेज के चारों कौशल, मतलब कि LSRW, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये चारों ही लैंग्वेज के स्किल्स डेवलप होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड इन द फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट देखिए क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एफ और ए, ठीक है, एफ ए और एस सी देखिए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में होता है, ठीक है। तो एफ ए क्या होता है ना, कि एफ ए में क्या होता है कि कोई भी चीज़ कॉन्टिन्यूसली चल रही है वो, या तो ड्यूरिंग, ठीक है, इसको मेन वर्ड होता है ड्यूरिंग। अगर कोई भी चीज़ किसी प्रेजेंट टाइम में अगर कॉन्टिन्यूसली चल रही है, उसका बाद में असेसमेंट नहीं होगा, मतलब बाद में उस चीज़ का मूल्यांकन नहीं होना है, तुरंत तुरंत के तुरंत मूल्यांकन हो रहा है ना, तो वो चीज़ आती है एफ ए में, ठीक है। तो यहाँ पे कैन नॉट बोला है, तो यहाँ पे ओलंपियाड आपका सही हो जाएगा। देखिए, इंग्लिश मीडियम जो स्कूल्स होते हैं CBSE एफिलिएटेड, तो उसमें क्या होता है कि ओलंपियाड टाइप में कुछ कॉम्पिटिशन टाइप में होता है, ठीक है।
वहाँ पे पहले बच्चों से किसी भी पर्टिकुलर क्लास के टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद कुछ टाइम बाद उसका रिजल्ट दिखाते हैं। तो इस तरीके से जो ओलंपियाड होता है ना, तो इसका देखिए ड्यूरिंग नहीं हो रहा है ना, ड्यूरिंग माने कि कॉन्टिन्यूस नहीं हो रहा है कि जैसे आप डिबेट करते जाते हैं तो तुरंत के तुरंत आपका रिजल्ट मिलते जाता है। फिर आपका जो रोल प्ले कर रहे हैं या कोई भी भूमिका अदा कर रहे हैं, तुरंत के तुरंत दिखता जाता है कि अच्छा इसने अच्छे से डायलॉग बाजी की या कुछ भी, ठीक। और क्या है, रीटेलिंग स्टोरीज, आप स्टोरी को बता रहे हैं, जैसे अभी मैं जो कर रही हूँ आपको रिस्पॉन्स दिख रहा है, मतलब ये सारा चीज़ क्या चल रही है, कॉन्टिन्यूसली ड्यूरिंग चल रही है। बाद में इसका रिजल्ट नहीं आने वाला है, मैं आपको तुरंत के तुरंत क्वेश्चन बता रही हूँ, फिर आंसर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें एफए में आएगी। और ऐसे में ओलंपियाड एक तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसको देने के काफ़ी टाइम बाद उसका रिजल्ट आता है, तो इसलिए वो एफए में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM इसका शॉर्ट फॉर्म है, शुड बी यूज्ड बाय टीचर्स एज इट। देखिए जो TLM होते हैं जैसे चॉक, ब्लैक बोर्ड, या तो फिर और भी प्रोजेक्टर वगैरह, या मैथ के टीचर यूज़ करते हैं अबैकस, ठीक है, गणना करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें अगर TLM यूज़ कर रही है कोई भी टीचर, तो उसको क्या चीज़ में हेल्प करती है, या ये जो TLM है ये टीचर के लिए क्या होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सप्लीमेंट्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब कि जो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना, उसको थोड़ा सा आसान बनाती है, या उसमें थोड़ी सी सहायक होती है, असिस्ट करती है। जैसे कैसे हेल्प करती है TLM, जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपने देखा होगा कि प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि विजुअल लर्निंग उनकी हो जाए, ठीक है। कैसे, तो ये जो प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाया जा रहा है वो भी क्या हुआ, एक TLM ही तो हुआ ना। तो ये क्या कर रहा है, टीचर की हेल्प कर रहा है ना, सप्लीमेंट कर रहा है बच्चों टीचर को। तो इस तरीके से जो TLM होते हैं वो क्या होते हैं, टीचर के लिए सप्लीमेंट का काम करते हैं। और टीचर को ज़्यादा और अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करना होता है, तो वो बातों के थ्रू जो एक्सप्लेनेशन होती है वो अलग चीज़ होती है। लेकिन अगर किसी बच्चे को वो चीज़ प्रोजेक्टर पे दिखा के अगर एक्सप्लेनेशन की जाए ना, तो वो बच्चों पे ज़्यादा इंपैक्ट डालती है और बच्चों को ज़्यादा टाइम तक याद भी रहती है। तो ये जो TLM होते हैं ये होते हैं बेसिकली सप्लीमेंट्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो टीचर की टीचिंग प्रोसेस है उसमें सप्लीमेंट का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वाइल लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, अगर आप इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के तौर पे सीख रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए क्या कह रहा है, पहला, देयर इज़ नो रोल ऑफ मदर टंग इन लर्निंग लैंग्वेज टू। तो ये देखिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अब जैसे अभी मैं इंग्लिश ये क्वेश्चंस इंग्लिश पेडागोजी के करवा रही हूँ, है ना। तो लेकिन मैं एक्सप्लेन तो आपको हिंदी में कर रही हूँ ना, क्यों, क्योंकि हम लोगों को क्या होती है, हम लोगों के लिए हिंदी थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल लैंग्वेज है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश हमारी क्या है, सेकंड लैंग्वेज है। लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो वो हम ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि ये हमारी मदर टंग है ना। तो क्या हम मदर टंग के थ्रू ही तो इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं ना, तो ये तो सप्लीमेंट का काम कर रही है। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नो रोल लिखा है, ये चीज़ गलत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर कोई ग्रामर इंग्लिश ग्रामर भी सिखाता है ना, तो वो हिंदी भाषा का ही यूज़ करके इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता है। तो नो रोल की तो बात ही खत्म हो गई। सेकंड कह रहा है कि द यूज़ ऑफ मदर टंग विल फैसिलिटेट लर्निंग। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब जैसे देखिए मैं आपको इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ठीक है। अगर इस वीडियो में मैं फुल एक्सप्लेनेशन भी, क्वेश्चन भी, सारा कुछ मैं इंग्लिश में ही बोलती जाऊँगी, तो आपको कम समझ में आएगा। हो सकता है बहुत लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन कुछ लोगों को होगा कि नहीं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हिंदी का वर्ड ही यूज़ नहीं कर रही है मैडम, बस फुल ऑल टू ऑल इंग्लिश अंग्रेजों की तरह बके जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये फैसिलिटेट करती है लर्निंग को, कि मतलब अगर मैं आपको किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी कर रही हूँ तो आपके लिए थोड़ा सा सुविधा प्रदान कर रही है, ठीक है। तो फैसिलिटेट कर रही है। तो इस तरीके से जो मदर टंग का यूज़ हम लोग कर रहे हैं एज हिंदी लैंग्वेज के रूप में, तो वो फैसिलिटेट करती है हमारी सेकंड लैंग्वेज मतलब कि इंग्लिश को सीखने में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। सेकेंड देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट इन अ लैंग्वेज क्लास शुड बी कंडक्टेड। तो देखिए प्रोसेस ऑफ असेसमेंट मतलब कि मूल्यांकन का तरीका एक लैंग्वेज क्लासरूम में कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए फॉर असेसिंग द टेक्सचुअल एक्सरसाइज एज द एंड ऑफ द चैप्टर, कि मतलब बस मूल्यांकन इस तरीके का होना चाहिए कि जो चैप्टर के एंड में अभ्यास प्रश्न या प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको बस आप सॉल्व कर लो, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत है। सेकंड कह रहा है कि टू नो द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, कभी भी, ये ऑप्शन एकदम गलत है, कभी भी बच्चों का लेवल की बात नहीं करनी है, ठीक है। लेवल की बात कभी भी नहीं करना है। इससे क्या होता है कि जो सीटेट है या फिर जो NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये कहता है कि आपको कभी भी बच्चों में एरर्स माने कि त्रुटि नहीं देखनी है, और कभी भी बच्चों का लेवल या उनकी किसी भी लेवल के तरीके वाली कोई बात नहीं करनी। तो ये भी गलत हो गया। थर्ड कह रहे हैं टू नो द एफिशिएंसी ऑफ टीचर्स इन टीचिंग, तो यहाँ पे देखिए आपका यही सही हो जाएगा। टू नो द एफिशिएंसी ऑफ टीचर्स इन टीचिंग, यही होता है प्रोसेस ऑफ असेसमेंट इन अ लैंग्वेज क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है
As per the National Curriculum Framework NCF 2005, मल्टीलिंगुअलिज्म इन लर्निंग अ लैंग्वेज शुड बी सीन एज अ। एनसीएफ के तौर पर या एनसीएफ में क्या रिटर्न है, अगर मल्टीलिंगुअलिज्म माने कि बहुभाषी, जैसे कि अगर कोई क्लास है बहुभाषी या मल्टीलिंगुअलिज्म, तो इसका मतलब कि वहाँ बच्चे बहुत तरीके की भाषा बोलने वाले हैं। तो इस तरीके से एनसीएफ जो है वो इसको किस तरीके से देखती है, तो ये इसको एक एज अ रिसोर्स देखती है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रिसोर्स इन टीचिंग लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, एज अ संसाधन देखती है कि चलो एनसीएफ के तौर पे ऐसा नहीं है कि अगर आपको हिंदी लैंग्वेज आती है तो आप बच्चों को भी वो कहेंगे कि आप नहीं अपनी भाषा छोड़ दीजिए, मतलब आप कोई पंजाबी या गुजराती बोलते हैं तो आप भी आप अपनी भाषा छोड़िए, आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलिए, क्योंकि हमारी जो राष्ट्रभाषा है, राजभाषा, वो हिंदी है। ऐसा नहीं करना है, आपको प्रमोट करना है। कोई भी बच्चा अगर किस भी भाषा में बोल रहा है तो उसको उसकी लैंग्वेज को प्रमोट करना है। ठीक है, आपको उस बच्चे को साथ देना है कि ठीक है, आप धीरे धीरे करके आप इंग्लिश भी बोलिए, हिंदी भी बोलिए, पंजाबी भी बोलिए और गुजराती भी बोलिए। तो एज अ रिसोर्स आपको लेना है एनसीएफ के तौर पे, एनसीएफ यही कहता है। ठीक है, जो कि 2005 में आया हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशिएशन बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज। देखिए, लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं, दो फैक्टर्स होते हैं। देखिए, लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है कि जब हम किसी भी भाषा को सीखते हैं, सीखने का मतलब कि उसका रूल क्या है, उसका क्या ग्रामर है, उसकी क्या मतलब, किसी भी इंस्टीट्यूशन या स्कूल में जाके सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश सीखते हैं ना, तो आप लैंग्वेज लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, और अगर बात करें लैंग्वेज एक्विजिशन की, तो ये तो बस एक एक्वायर हो जाता है अपने आप। जैसे हम बचपन से ही हम लोगों को ये चीज़ नहीं बताई गई कि आपको पूरा हिंदी का सेंटेंस कैसे बोलना है, या तो फिर आपको कोई रूल नहीं बताया गया कि पहले सब्जेक्ट आएगा माने कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म, ऐसे तरीके से कुछ बताया गया हम लोगों को बचपन में कि कैसे हिंदी बोलना है, नहीं ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने लैंग्वेज को एक्वायर कर लिया। कौन सी लैंग्वेज को? जो हमारी मदर टंग है, मातृभाषा हिंदी को। हम लोगों को कुछ स्पेशल कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी कि नहीं हम लोगों को स्कूल में जाके हिंदी सीखना पड़ा ना। तो वही चीज़ होती है लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन में बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, जबकि जो लैंग्वेज लर्निंग होती है ना, उसको किसी स्कूल, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर सीखना पड़ता है। तो वो चीज़ होती है। तो इसमें इन्वायरमेंट का फ़र्क होता है। तो यही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश। तो देखिए, इन चारों में से ऐसा कौन सा लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी गुड टेक्स्ट बुक, मतलब अच्छी पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एवरी लेसन शुड हैव अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन एट द बिगिनिंग एंड अ कंक्लूजन एट द एंड। कि आपका जो सारा चैप्टर है, जो पूरा चैप्टर है किसी भी टेक्स्ट बुक माने किसी भी किताब का, तो सबसे पहले उसकी एक अच्छा इंट्रोडक्शन होना चाहिए और लास्ट में कंक्लूजन होना चाहिए कि आपका पूरा कंक्लूड करना चाहिए कि इस पूरे बुक में क्या क्या था। तो इस तरीके का होना चाहिए। तो ये बात ठीक है, बाकी और ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे कह रहा है कि इट शुड बी बेस्ड ऑन द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस। देखिए, ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ना, वही सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि देखिए, यहाँ पे बात की गई है करिकुलम और सिलेबस दोनों की। करिकुलम और सिलेबस मेन होता है पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, मतलब कि आपके सिलेबस में क्या दिया है और आपके पाठ्यक्रम में मतलब करिकुलम में क्या दिया है कि इस क्लास के बच्चे के लिए, मान लीजिए आप क्लास 4th में पढ़ते हैं। ठीक है, आपके क्लास 4th के हिसाब से, आपकी जो उम्र एज है उसके हिसाब से आपके करिकुलम में क्या डिसाइड किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस बनाया गया है किसी भी टेक्स्ट बुक माने कि किताब का। तो इस तरीके से बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट सही होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि यही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप कौन से क्लास के बच्चे हैं, आपका करिकुलम क्या है, उसके ही अकॉर्डिंग आपका सिलेबस तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आई गेस। तो कह रहा है कि द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल वाइल टीचिंग इंग्लिश बाय द टीचर यूजिंग ऑथेंटिक टास्क्स थ्रू। देखिए, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन मतलब बहुत सारे ज़्यादा लोग भाग लेने की प्रक्रिया, एक तरीके से मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की, इज पॉसिबल, अगर संभव है, ऐसी कौन सा काम करवाया जाए जिसमें कि बहुत सारे बच्चे भाग ले पाएँ वाइल टीचिंग इंग्लिश। किसी भी मतलब कि कोई टीचर है, अगर वो इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो वो ऐसा कौन सा काम या ऐसा कौन सा अप्रोच अपनाए जिसमें कि जो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच। इसमें क्या होता है कि बच्चे ओरल रीडिंग करते हैं या ओरल जो बोलते हैं, मतलब मौखिक भाषा का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कम्युनिकेटिव मतलब कि कम्युनिकेशन से बना है, बातचीत या इंटरेक्शन। तो इस तरीके से अगर मैडम कम्युनिकेटिव अप्रोच अपनाएंगे तो उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज़ पॉसिबल। ठीक है, उसमें ज़्यादा बच्चे डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा बच्चे ग्रुप चैट्स वगैरह ये सब करेंगे, ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि वहाँ पे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो गए उसमें, तो ये चीज़ ज़्यादा फायदेमंद होगी। ठीक है, ये इसेंशियल है। तो यहाँ पे आपका ये सेशन एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और स्टडी विद टीम बनारस को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।